तो हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी प्रस्तावना की पिछली जो वीडियो अधूरी रह गई थी उसको हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। तो हमने प्रस्तावना के बारे में बताया था, उसमें लिखी क्या क्या शब्दें हैं वो हमने जो पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो न देखे हो तो इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे, इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक दिया गया है, पहले उस वीडियो को देखिए फिर इसे देखिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो प्रस्तावना है इसके तत्व के क्या है, इसके जो एलिमेंट है वो क्या है। तो इसके कुल 4 तत्वों को जो है बारे में आपको हम बता सकते हैं, यानी इसके जो एलिमेंट है उसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कि संविधान के अधिकार का स्रोत, प्रस्तावना के जो एलिमेंट है उसमें सबसे पहला जो है आएगा संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आएगा आपका भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति, इस प्रस्तावना में भारत की जो नेचर है यानी प्रकृति है वो कैसी दिखाई गई है। उसके बाद तीसरी जो बातें आएगी वो आएगी उद्देश्य, इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। प्रस्तावना की उद्देश्य क्या है। चौथी जो बात आएगी संविधान को अधिनियमित करना या अंगीकृत करने की तारीख। चौथी बातें हमें जो है दिनांक पता चलेंगी, किसकी, अधिनियमित आत्मर्पित करने की दिनांक पता चलेगी इस प्रस्तावना से कि हमने कब एडॉप्ट किया है। तो सबसे पहली वाली बातों पे हमने पिछले जो है वीडियो में बात कर चुके हैं कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, यानी संविधान को भी अधिकार कहां से मिलता है। तो वी द पीपल, भारत के लोगों से, हम लोग से मिलता है। कहां से मिलता है, हम लोग, यानी भारत के लोगों से। तो संविधान का स्रोत, अंतिम स्रोत कौन है, तो भारत के लोग हैं। तो ये तो जो है बात हो गई इसकी। अब हम लोग बात करेंगे भारत की प्रकृति। तो जो है बोला जाता है ना, हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना में भारत को बनाना है, कैसा बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। तो ये प्रकृति है भारत की, जो है नेचर है, ये हमें भारत को इस टाइप से बनाना है। तो ये प्रकृति में 5 वर्ड आएंगे। कौन से वर्ड आएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम इसको पहले इरेज करें, उद्देश्य और दिनांक तो बाद की बात है। तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रभुत्व संपन्न जो है वर्ड आएगा, सोवरिन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, सोवरिन। उसके बाद दूसरी जो वर्ड आएगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी। तीसरी जो वर्ड आएगी वो है पंथ निरपेक्ष। अगर आपके, चलिए अभी इस पे हम आएंगे, वैसे तो संपूर्ण पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यानी लोकतंत्र जो है तीसरा, चौथा वर्ड आएगा। और 5वां वर्ड आएगा गणराज्य। तो ये 5 वर्ड आपको ये क्या दिखाती है, भारत की नेचर कैसी है, भारत की प्रकृति कैसी है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ठीक। अब जो है ये जो है क्या है, ये भारत की प्रकृति है और यही भारत की राज व्यवस्था भी है। असली जो भारत की राज व्यवस्था है वो यही है। यदि आप जो है इंटरव्यू पैनल बोर्ड के सामने आ जाते हैं और वो आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज द पॉलिटी ऑफ इंडिया, क्या है भारत की राज व्यवस्था, और यदि आप उसके सामने अगर ये बात बोल दें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये जो है भारत की राज व्यवस्था है, तो कोई भी इंटरव्यूअर ऐसा नहीं होगा जो अगला क्वेश्चन ये ना बोले आपसे व्हाट इज सोवरिन, क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है लोकतंत्र, क्या है पंथ निरपेक्ष। लेकिन अगर आपको इन शब्दों के साथ खेलने आता हो तब, यदि इन शब्दों के साथ खेलने आता है और इंटरव्यू में कहीं इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो पूरी इंटरव्यू आपकी होगी। लेकिन उसके लिए आपको जो है इन शब्दों की परिभाषा, उनके अंदर की जो है उद्देश्य और किस संविधान से ये किस आर्टिकल से ये फुलफिल होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये ऑफलाइन क्लास होती तो कम से कम मुझे प्रस्तावना पढ़ाने में 5 से 6 घंटे लगते, लेकिन यहाँ पे उतना संभव नहीं है और आप भी बोर हो जाएंगे क्योंकि आप उतना झेल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे जो है इसको शॉर्ट में बता के खत्म करना होगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से। क्या होती है प्रभुत्व संपन्न? प्रभुसत्ता क्या होती है? हम लोग बात करते हैं प्रभुसत्ता। ठीक है, कोई संप्रभु, प्रभुसत्ता या फिर संप्रभु जो है लिख दे, दूसरे वर्डों में सोवरिन जिसे बोला जाता है, संप्रभु, सोवरिन, SOVE, सोवरिन, REIGN। ठीक है, संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता क्या है? संप्रभुता, तो संप्रभुता के बारे में हम आपको बताएं कि एक वर्ड अगर हम इंग्लिश में वर्ड यूज करें, टोटल इंडिपेंडेंसी। टोटल इंडिपेंडेंसी ही क्या कहलाती है? प्रभुसत्ता कहलाती है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुसत्ता कहलाती है, इसको जो है बोला जाता है। यानी कि आप पूरी तरह से जो है स्वतंत्र हो। ठीक है, आपकी जो सरकार है, आपके द्वारा चुनी गई सरकार है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। किस लिए? अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को सुलझाने के लिए। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, वो किसी भी अन्य देश के दबावों में जो है कोई अन्य काम न करे। यानी कि जो है हम सीधा सीधा कहें कि हम जो है अपनी देश की कानून व्यवस्था, रक्षा, सेना, विदेश नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हो, हमारे पास एक अपनी संविधान हो, तो हम संप्रभु हैं। ठीक है, तो संप्रभुता जो है वो जो है क्या कहलाती है? इतना इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए आप। संप्रभुता का सीधा अर्थ यह है कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हो कोई भी अपने निर्णय लेने के लिए। ठीक भाई, अगर सरकार है, अगर राज्य है, अगर वो निर्णय ही नहीं ले सकती तो फिर वो एक तरह से अपंग है, वो जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगी। तो इस बात को आप समझिए कि संप्रभुता का सीधा सा अर्थ है कि वो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में। ठीक है, कोई भी चीज को जो है बदलने या फिर उसको लागू करने के लिए। आंतरिक रूप से जो है स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि हम जो है हम आंदोलन करें, हम सरकार पे दबाव बनाएं। भाई होता है ना, रामलीला मैदान में दिल्ली में लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं। तब आप ये नहीं कहेंगे कि सरकार तो संप्रभु है, प्रस्तावना में लिखा है। संप्रभुता का सीधा अर्थ है कि कोई बाहरी ताकतों के अधीन जो है हम न झुके। भाई हमने ही तो संविधान को शक्ति दी है, संविधान को शक्ति हम ही से मिली है। अब ऐसे में अगर हम जो है अपनी जो है इच्छा के अनुसार कानून न बनवाए, हमारे हित में न हो, तो इस हमारे आगे अगर सरकार झुके तो उसको आंतरिक जो है मतलब वो नहीं बोला जाएगा कि आंतरिक दबाव में है सरकार। आंतरिक दबाव का मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ आई है, वो भारत की सरकार को मजबूर कर रही है कि मेरे हिसाब से ऐसे कानून बनाओ, वो होता है आंतरिक दबाव। और बाहरी दबाव तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से स्वतंत्र हो। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रभुसत्ता। क्या हमारी राज्य सरकारें प्रभु संपन्न है? प्रभुसत्ता में है राज्य सरकारें? हमारी राज्य सरकारें संप्रभु संपन्न नहीं है, क्योंकि उनके पास फॉरेन रिलेशन जो है पॉलिसी नहीं है, उनके पास डिफेंस नहीं है। ठीक है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो जो है संप्रभु नहीं है। इमरजेंसी लग जाए तो अभी उनकी सरकारें गिर जाती हैं, तो वो संप्रभु नहीं कहलाएंगे। कौन संप्रभु है? केंद्र, हमारा देश। ठीक है, नेशन। तो ये बात, यहीं से अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आपको दो क्वेश्चन और आ जाएगा कि भाई संप्रभुता भी दो टाइप की होती है। संप्रभुता जो है वो दो टाइप की होती है। एक आपको देखने को मिलेगी राजनैतिक संप्रभुता, राजनैतिक संप्रभुता, और दूसरा मिलेगी विधिक संप्रभुता, विधिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता का सीधा अर्थ जो है समझिए कि राजनीतिक रूप से संप्रभु कौन है और विधिक रूप से संप्रभु कौन है। एक बार इसी तरह एग्जाम में आ गया कि हु इज सोवरिन। ठीक है, अगर नॉर्मल ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन है संप्रभु, अगर केवल एक सवाल ऐसे पूछ लिया जाए तो सीधा सा अर्थ होगा कि भारत में जो है भारत के लोग हैं संप्रभु। ठीक है, राजनीतिक रूप से कौन संप्रभु है? भारत के लोग। इसका आंसर ये होगा भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोग ही जो है चाहे तो जिसको भी राजनीति में जो है चुन के भेजते हैं, उनके पास ताकत होती है। ठीक है, भारत के लोगों के पास ही ताकत है जो है देश के सरकारों को जो है चुन के भेजने के लिए।
इसलिए भारत में सबसे सर्वोच्च राजनीतिक रूप से अगर कोई जो है सर्वोच्च है, संप्रभु है, तो वो है भारत के लोग। और आज हम दूसरों की गलतियों को, चाहे खुद की गलतियों को दूसरे के सर मढ़ देते हैं। आज ये सरकारें गलत कर रही हैं, क्यों गलत कर रही हैं? कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार हम हैं। आज अगर राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हमसे ही तो ताकत मिली है उनको, सरकारों को, और वो चुन के वहां गए हैं। तो इस बात को समझना होगा। खैर चलिए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। भारत के लोगों, राजनीतिक संप्रभुता जो है, कौन राजनीतिक संप्रभु है भारत में? तो भारत के लोग। विधिक संप्रभु कौन है? अगर हम आपसे पूछें तो ऑप्शन में अगर आ जाए सुप्रीम कोर्ट, संसद, भारत के लोग, ऐसे करके, तो लोगों ने विधिक देखा, सुप्रीम कोर्ट देखा और आंसर टिक करके आ जाते हैं, और यहीं पे उनका आंसर गलत हो जाता है। विधिक रूप से संप्रभु केवल और केवल संसद है। संसद, संसद के पास ही पावर है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो है चेंजिंग करने का, हाई कोर्ट में चेंजिंग करने का, संविधान में चेंजिंग करने का। तो विधिक रूप से संप्रभु कौन है? संसद है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कहीं ऑप्शन में संसद न हो तो उसको केवल और केवल एक ही वर्ड जो है रिप्लेस कर सकता है, और वो है मंत्री परिषद। ठीक है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। वो भी कब? जब संसद न हो ऑप्शन में और पूछ दे सवाल की विधिक संप्रभु कौन है भारत में, तब बोलेंगे मंत्री परिषद। ठीक है। अच्छा, मंत्री परिषद भी हो और संसद भी हो, तब आपका बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा संसद, क्योंकि जो है संसद से ही जन्म लेती है मंत्री परिषद, इसलिए पहले संसद की बात होगी। ठीक है। यदि माँ है तो बेटे की बात नहीं होती है, पहले तो माँ की बात होती है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो संप्रभुता का सीधा सा अर्थ समझ गए कि पूरी तरह से टोटल इंडिपेंडेंसी, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? संप्रभुता हो जाएगी। ठीक है। किस लिए इंडिपेंडेंसी? कोई भी चीज हम अपने डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, आंतरिक और बाह्य तरीके से पूरी तरह से, ये संप्रभुता होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे संप्रभुता। तो इसीलिए देखिए, आपको एक बात बता दूं कि इसीलिए भारत संविधान की प्रस्तावना में पहला वर्ड संप्रभुता है। यदि कोई राज्य सरकार संप्रभु नहीं है तो वो कुछ कर ही नहीं सकती है, इसीलिए पहला वर्ड संप्रभुता रखा गया है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है। ऐसे ही कोई चीज जो है नहीं संविधान में लिख दी गई है, बहुत ही विचार विमर्श करके तभी जो है 3 साल लगा है। आप समझ सकते होंगे कि 3 साल आखिर लगा क्यों। बहुत ही जो है अच्छे से डिजाइन किया हुआ गया है हमारे संविधान को। अब हम लोग बात करेंगे प्रभुसत्ता के बाद, संपूर्ण प्रभुसत्ता के बाद दूसरी वर्ड आती है समाजवादी। समाजवादी। अच्छा, संपूर्ण प्रभुसत्ता में जो है एक वर्ड है जो लोगों क्रॉस क्वेश्चन कभी कभी कर देते हैं, हो सकता है आपसे भी कर दें, कि भारत संप्रभु नहीं है तो फिर कैसे राष्ट्रमंडल का सदस्य है? तो भारत जो राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का जो सदस्य है, वो अपने इच्छा से है। जब चाहे तब उसकी सदस्यता जो है भारत त्याग सकता है और उसको ग्रहण कर सकता है। ये नहीं कि ब्रिटेन के दबाव में जो है आके हमने कॉमनवेल्थ का जो है मेंबरशिप ले रखा है। ठीक है। तो इस बात को आप समझें। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। तो हमने बोला कि संप्रभुता का सीधा सा अर्थ क्या है, ये आप समझ गए होंगे। तो भारत टोटल रूप से क्या है, पूरी तरह से जो है संप्रभु संपन्न है। ठीक है। अब हम जो है आगे जो बात करते हैं आपको, वो हम बात करेंगे क्या, बात करेंगे हम इसकी जो है समाजवादी की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, पीसी वेयर एक जो व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है बोला है कि आज के समय में कोई भी देश पूर्ण रूप से जो है संप्रभु नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके द्वारा लिया गया डिसीजन, अंतरराष्ट्रीय जो ट्रीटी होती है, संधि होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश को प्रभावित करती है और उनको उसके जो है संधि के अनुसार जो है थोड़ा मोड़ा झुकना पड़ता है। तो ऐसी जो है चीजें हैं, ये पीसी वेयर ने बोला है। आप चाहे तो मेंस में इसको रिकॉर्ड या कोट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे समाजवादी। तो समाजवादी क्या है? तो समाजवादी का सीधा सीधा देखिए, वादी ये जो वर्ड है इंग्लिश में ISM बोलते हैं, ये बहुत ही पावरफुल वर्ड होता है। इज्म जो होता है बहुत पावरफुल वर्ड होता है, जिसके पीछे लग जाता है
वो उसकी विचारधारा चलाने लगता है। जैसे कि गांधीज्म, गांधीवादी, गांधी की विचारधारा, नक्सलवादी, नक्सल की विचारधारा, ठीक है। इसी तरह से जो वादी है, इसका मतलब जो है हमने कौन सा जो है विचारधारा अपनाया है, हमने अपनाया है समाजवादी, समाज की विचारधारा। और आपको ये बता दूं कि ये समाजवादी जो है ये लिया गया है, ये हमने जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपने संविधान में ऐड किया था। ये मूल रूप से संविधान में नहीं था। इसको ऐड करने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी थे, नहीं तो वैसे तो संविधान निर्माताओं ने जो है इसको इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि जो है हमारी जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाजवादी विचारधारा पे ही आधारित है। तो चूंकि वहां पे समाजवादी जो है सारी चीजों का जिक्र किया गया है, इसलिए जो है हमारे मूल संविधान निर्माताओं ने इस समाजवादी शब्द को संविधान में जगह नहीं दी थी, प्रस्तावना में, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में जगह नहीं दी थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी को हमने जो है उसमें संशोधन करके रखा। अब हम लोग देखते हैं समाजवादी क्या है। तो जब भी यहाँ समाजवादी का सीधा अर्थ 2-3 शब्दों में लिखा जा सकता है। पहला जो है आप समझ लीजिए कि जब भी व्यक्ति और समाज के हितों में टकराहट हो, ठीक है, किसी जो है इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है उसके और सोसाइटी के बीच में जो है इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो सरकार हमेशा जो है समाज की ओर झुकेगी, ठीक है। यदि किसी एक व्यक्ति और पूरे समाज के हितों की बात होगी तो वहां पे सरकार जो है समाज का साथ देगी, ये है समाजवादी। जैसे कि आपके खेत से जो है मान लीजिए कोई हाईवे गुजरा, ठीक, हाईवे निकला आपके खेत से, तब आप ये नहीं कर सकते कि ये हमारी जमीन है, क्योंकि वो सरकार देखेगी कि वो क्या है, वो तो जो है समाज के हित में चल रहा है, उस पर लोग चलेंगे, पूरा समाज चलेगा, ठीक, उस पर पूरा समाज चलेगा, खुद आप चलेंगे। तो ऐसे में जो है आप कितनों जो है चिल्लाते रहिए, वो आपसे जमीन ले लिया जाएगा। अब तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट भी नहीं है। तो ऐसे बात को समझना है कि समाजवादी का सीधा अर्थ क्या है, व्यक्ति और समाज के, व्यक्ति और समाज के हितों की टकराहट में समाज की ओर झुकाव होगा, किसका, सरकारों का। उसके बाद दूसरी बात की जा सकती है कि सरकार जो है जन कल्याण को जो है पूरी समाज में जो है इक्वल व्यवस्था करेगी, जन कल्याण को जो है देखेगी, ठीक है। यानी कि संसाधन जितने होंगे, रिसोर्सेज जो होंगे, उस पे जो है सरकार का कंट्रोल होगा, ठीक है, न कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का। और सरकार जो है उनका जो है उचित संसाधन का जो है वितरण करेगी, समान रूप से लोगों के कल्याण के लिए बात करेगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो है सरकारें जो है क्या करती हैं, विधवा पेंशन, मनरेगा, प्रसूति के समय जो है जितने भी आपके कंपनसेशन या फिर जो भी जो है आपको कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है, काम करने की जो भी आपको जो है सरकारें जो व्यवस्था प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है, प्रोवाइड करवाती हैं, ये सब सारी चीजें क्या है, समाजवादी ही है। तो समाजवादी का सीधा सा अर्थ ये है कि जो है समाज के हित में, समाज के हित में, देखिए लिखने में जो है लंबा समय लग जाएगा, आप मेरी बातों को सुनिए, अगर आप जो है नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो समाजवादी का सीधा सा अर्थ है कि समाज जो है, समाज इसके जो है सभी संसाधनों पे जो है किसका हक हो, मतलब किसका नियंत्रण हो, हक नहीं नियंत्रण सरकार का हो, सरकार उसका उचित वितरण करे, ठीक है, ये समाजवादी है। हमने जो है समाजवादी 2 टाइप की होती है, ठीक, एक हम लोग देखते हैं जो है कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, वो भी उन्होंने भी जो है समाजवाद को समर्थन दिया था। और एक गांधी जी की भी जो है समाजवादी विचारधारा है, गांधी नेहरू की। तो ये हम लोग को जो समाजवादी है वो गांधी की विचारधारा पे निर्भर है, मतलब उससे मिलती जुलती विचारधारा है, ठीक है। मार्क्स की विचारधारा नहीं है। मार्क्स तो बोलता है कि जो है पूंजीपतियों को पूरी तरह से खत्म करो, जो भी होगा वो जो है केवल मजदूर अपने नियंत्रण में लेके करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है, हमारी मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था को बनाया गया है, यानी सरकारें, निजी कंपनियां सब मिल के जो है उस साथ में काम करेंगी, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा पे
ये जो है हमारी समाजवादी विचारधारा टिकी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ अनुच्छेद हैं। कौन कौन से अनुच्छेद समाजवादी विचारधारा को इंडिकेट करते हैं? अनुच्छेद 39A, ठीक है। 39 में क्या है कि सरकारें जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगी। अनुच्छेद 38 भी है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। उसके बाद अनुच्छेद 41, 42, 43A और उसके बाद हम बोले तो 47, ठीक है। तो ये सब जो है, जैसे 47 आपको पता है, पोषण, उच्च पोषण आहारों के लिए जो है सरकार जो है क्या करेगी, लोगों के लिए जो है उच्च पोषित आहारों के लिए व्यवस्था करवाएगी। तो देखते हैं आप, राशन व्यवस्था हो गया या फिर जो है जो भी झुंझुनू में जो है पोषण संबंधित जो कार्यक्रम चलाया गया है राजस्थान के झुंझुनू से, मोदी ने चलाया है, प्रधानमंत्री ने, वो हो गया। या फिर 43A देखिए, उद्योगों का संबंधित बात है। 43 में जो है लघु और कुटीर उद्योग के बढ़ावा देने की बात है, ठीक है। 43A में जो है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों का सहयोग, ये सब जो जितनी बातें ये सब समाजवादी विचारधारा को दर्शाती हैं। तो इससे आपको जो है 2 सवाल बनते हैं, कौन से संशोधन द्वारा और ये कौन से अनुच्छेद जो है इसको दिखाते हैं। ये 2 सवाल बनते हैं, ठीक है। देखा जाए क्या टाइम हुआ। ओहो, 2 ही वर्ड डिस्कस करने में समय समाप्त हो गए। तो आप इतना समझ लीजिए कि आज हम लोग जो है 2 ही वर्ड पे यूज करेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, और फिर बात करेंगे हम लोग जो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता, बंधुत्व, इन सबों के बारे में। तब हमारा प्रस्तावना जाके खत्म होगा और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या संशोधन किया जा सकता है, पहले क्या किया जा सकता था। अभी तो आप कर सकते हैं, देखिए ये हुआ भी है, ठीक है। आप इससे समझ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है वीडियो को रोकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।